दोस्तों, अगर आज हम भारत के सबसे तेजी से ग्रो करने वाले स्टेट की बात करें तो वो महाराष्ट्र, गुजरात या फिर तमिलनाडु नहीं बल्कि सिक्किम है। भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य जिसने ऑर्गेनिक फार्मिंग के दम पर कमाल की ग्रोथ अचीव की है। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था। आपको याद ही होगा जब श्रीलंका ने ऑर्गेनिक फार्मिंग का रास्ता अपनाया था तो वहाँ की हालत क्या हो गई थी और उसकी इकोनॉमी किस तरह से कोलैप्स कर गई थी। अब सवाल ये है कि सिक्किम ने खुद को इस कोलैप्स से कैसे बचाया और कैसे उन्होंने इतनी तेजी से ग्रोथ अचीव की। इन्हीं सवालों का जवाब आज हम जानेंगे इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सिक्किम के बारे में समझने से पहले ये जान लेते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इतनी रिस्की क्यों है और इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी। जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में तेजी से ग्रोथ देखी गई थी और जहाँ भारत पहले वीट से बाहर इम्पोर्ट किया करता था, आज ये हालात है कि पूरे लॉकडाउन और उसके बाद भी सरकार के पास इतना वीट बफर के तौर पर कैसे पड़ा था कि सभी को फ्री में बांट दिया गया। लेकिन इस ग्रोथ का एक नुकसान भी था और वो नुकसान था फर्टिलाइजर से जुड़ा हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण ही केमिकल फर्टिलाइजर भारत में आए और इसका नुकसान हमें अपनी हेल्थ को कुर्बान करके चुकाना पड़ रहा है। जिस जमीन पर फर्टिलाइजर यूज किया जाता है वहाँ पर नेचुरल न्यूट्रिशन की मात्रा भी कम हो जाती है, इसीलिए अगली फसल में और भी ज्यादा फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है और इसीलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग की जरूरत पड़ती है। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ ये नुकसान होता है कि इससे पैदावार 20 से 50% तक घट जाती है, जो कि एक बड़ी प्रॉब्लम को पैदा कर सकता है और कोई भी किसान नहीं चाहेगा कि उसकी पैदावार घटे और इसीलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग का आइडिया अच्छा तो है लेकिन पॉपुलर नहीं है। अगर सिक्किम को ऑर्गेनिक फार्मिंग के रास्ते पर चलना था तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर एक प्लान बनाना था और यहीं पर उन्होंने अपने जीनियस आइडिया को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। 2003 में सिक्किम गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर लिया था कि उन्हें ऑर्गेनिक फार्मिंग के रास्ते पर चलना है। इसके लिए पहले उन्होंने फार्मर्स को अपने साथ लिया और उन्हें समझाना भी शुरू किया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से पैदावार तो कम होगी लेकिन उन्हें फसल का दाम ज्यादा मिलेगा, जिस वजह से फार्मर्स के पास ये इनिशिएटिव था कि वो रिस्क ले सके। सिर्फ इतना ही नहीं, 2004 से 2014 के बीच हर साल सिक्किम गवर्नमेंट ने फर्टिलाइजर्स पर मिलने वाली सब्सिडी को हर साल 10% तक घटा दिया ताकि केमिकल फर्टिलाइजर्स महंगे हो जाएं और फार्मर्स को ऑर्गेनिक फार्मिंग के रास्ते ही आना पड़े। 2014 तक ज्यादातर किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग करने लगे थे, तब उन्होंने केमिकल फर्टिलाइजर को सिक्किम में बैन ही कर दिया। 2018 में सिक्किम गवर्नमेंट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए बाहर के स्टेट से आने वाली सभी इनऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को भी बैन कर दिया ताकि स्टेट में जो भी ऑर्गेनिक खेती हो रही हो उसके लिए लोकल मार्केट में डिमांड बढ़े। इसी के साथ साथ गवर्नमेंट ने कई ऐसे फैसले भी लिए जिसने इस शिफ्ट को काफी आसान बना दिया। सिक्किम गवर्नमेंट ने कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्टिंग जैसी प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिक खाद बनाई जाती है उस तरह की मशीनों को खरीदने में फार्मर्स की मदद की और उन्हें काफी सब्सिडी भी दी। इसके अलावा उन्होंने फार्म में गोबर जैसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या बायो फर्टिलाइजर को यूज करने के लिए लोगों को एनकरेज किया। इस तरह हर साल केमिकल फर्टिलाइजर्स महंगे होते गए और ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए मिलने वाले इक्विपमेंट पर सब्सिडी के कारण भारी छूट मिलती रही। इसके साथ साथ एक बहुत जरूरी चीज ये भी थी कि सभी फार्म्स को ऑर्गेनिक फार्म का सर्टिफिकेशन भी दिलवाया जाए और इसमें काफी पैसा खर्च होता है। इस सर्टिफिकेशन प्रोसेस के लिए भी सरकार ने अपनी जेब से पैसा खर्च किया और वो धीरे धीरे सभी फार्म्स को इस सर्टिफिकेशन दिलाने में कामयाब भी हो गए। इसी के साथ साथ सरकार ने बहुत ही बड़े बड़े फाइन्स भी लगाने शुरू कर दिए। अगर किसी के भी खेत में फर्टिलाइजर का एक भी बैग दिख जाता तो ये फाइन 1 लाख रुपए तक जाते थे और कुछ केसेस में 3 महीने की जेल भी हो सकती थी। इन सब ने सिक्किम की प्रोडक्शन को काफी बूस्ट दिया और जहां 2003 में लोग 2 लाख मेट्रिक टन की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पैदा कर रहे थे, वहीं 2016 तक ये बढ़कर 7 लाख मेट्रिक टन पर पहुंच गई थी। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से उगाई गई चीजें महंगी होती हैं और कभी कभी तो दुगने दाम पर खरीदनी पड़ती हैं। ऐसे में सिक्किम के लोगों को क्या इन्हें खरीदने में कोई परेशानी नहीं आई होगी? इसके लिए सरकार ने एक सोल्यूशन पहले से ही सोच रखा था और उन्होंने किसान बाजार शुरू कर दिया। ये किसान बाजार वो जगह थी जहाँ पर किसान डायरेक्टली कस्टमर को ये सब्जी बेच सकते थे, जिस वजह से बीच में कोई मिडलमैन नहीं था और साथ ही किसान बाजार में होने वाली बिक्री को सरकार ने टैक्स फ्री भी कर दिया। इसी वजह से इन प्रोडक्ट्स की कॉस्ट वहाँ के लोगों के लिए काफी कम हो गई थी और किसान को भी फायदा हो रहा था। सिक्किम गवर्नमेंट ने ऑर्गेनिक फूड के एक्सपर्ट पर भी एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक ढंग से काम किया और उन्होंने सरकारी कंपनी बना दी, सिक्किम ऑर्गेनिक। सिक्किम ऑर्गेनिक के ब्रांड नेम के नीचे अब ये सभी प्रोडक्ट्स बाकी स्टेट या फिर देशों में डायरेक्टली एक्सपोर्ट किए जा रहे थे। सिक्किम सरकार ने इन प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग और लेबलिंग पर भी खास ध्यान रखा था ताकि ये पूरी तरह से प्रोफेशनल लगे और धीरे धीरे सिक्किम ऑर्गेनिक का एक बड़ा ब्रांड बन गया।
इसके साथ ही सरकार ने बाहर से आने वाले इन्वेस्टर्स और बायर्स को डायरेक्टली इन ऑर्गेनिक फार्म्स के टूर देने शुरू कर दिए ताकि वो खुद ही देख सके कि ये सब कैसे उगाया जा रहा है। इन सब ने उसकी क्रेडिटेबिलिटी को काफी बढ़ाया और आज सिक्किम ऑर्गेनिक न सिर्फ भारत के अलग अलग राज्यों में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है बल्कि साथ ही मिडिल ईस्ट और यूरोप के देशों में भी ये प्रोडक्ट्स जाते हैं, जिनमें शहद से लेकर चाय पत्ती तक सभी कुछ शामिल है। और आज इनके पास बड़े इंटरनेशनल कस्टमर्स यूके, भूटान, बांग्लादेश और मिडिल ईस्ट के कई देशों समेत यूरोप के भी कुछ देश हैं। इन इंटरनेशनल एक्सपोर्टर्स के लिए एक APDA नाम की एक संस्था बनाई गई थी जिसने कमाल के रिजल्ट्स दिए। पिछले कुछ 6 सालों में नॉर्थ ईस्ट रीजन के एक्सपोर्टर्स में हमें 85.34% की ग्रोथ देखने को मिली है। अगर हम सिक्किम की बात करें तो 2016-17 में यहाँ उनके एक्सपोर्टर्स $25 लाख की थी, वो 2021 और 22 में $1 करोड़ 72 लाख या यूं कहे कि 137 करोड़ रुपए के हो गए। इस ऑर्गेनिक फार्मिंग ने सिक्किम की इकोनॉमी को कुछ इस कदर फायदा पहुंचाया कि आप सोच भी नहीं सकते। 2004 से 2012 के बीच सिक्किम में पॉवर्टी रेट 22% तक कम हो गया था और आज सिक्किम की GDP का 26% इसी फार्मिंग से आता है। जबकि अगर हम पंजाब जैसे स्टेट को देखें तो जिनसे फार्मिंग के साथ ही एसोसिएट किया जाता है तो उनकी GDP में फार्मिंग का कंट्रीब्यूशन 13% है। सिक्किम गवर्नमेंट की स्कीम की वजह से यहाँ पर 66,000 फैमिलीज की इनकम में ग्रोथ दिखी है और साथ ही इसने वहाँ की सोयल क्वालिटी को भी काफी बढ़ा दिया है क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर यूज ना करने के कारण वहाँ की सोयल अब रिकवर कर गई है और पहले से ज्यादा प्रोडक्टिव हो गई है। फिर चाहे वो सोयल हेल्थ हो, ग्राउंड वाटर टेबल हो या फिर वाटर रिटेंशन, सभी तरह के इकोलॉजिकल फैक्टर में हमने इम्प्रूवमेंट देखी है। और आज सिक्किम भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का पहला राज्य है जो कि 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है। आज सिक्किम में अगर आप प्रति व्यक्ति स्टेट GDP के फिगर्स निकाल कर उन्हें बाकी स्टेट से कंपेयर करेंगे तो आपको काफी हैरानी होगी। जहां महाराष्ट्र में स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटल का नंबर 1.9 लाख रुपए प्रति व्यक्ति है और गुजरात में ये नंबर 2.12 लाख है, वहीं सिक्किम में ये दुगना यानी 4.2 लाख रुपए है। 2004 से 2012 में जहां महाराष्ट्र ने 435% और गुजरात ने 654% की ग्रोथ अचीव की, वहीं सिक्किम में ग्रोथ 1670% है और इसीलिए आज भी सिक्किम भारत के सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में से एक है। इसलिए बहुत जरूरी है कि किसी भी गवर्नमेंट पॉलिसी को अगर इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए बहुत सारी प्लानिंग और पेशेंस की जरूरत होती है और अगर झटके से या फिर जोर जबरदस्ती से किया जाए तो कभी सक्सेसफुल नहीं होता। श्रीलंका के केस में भी हमने यही देखा था जब अचानक से वहाँ की सरकार ने एक दिन सभी फर्टिलाइजर को देश में बैन कर दिया था और रातों रात डिक्लेयर हो गया था कि अब श्रीलंका सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग करेगा। इसका सीधा नतीजा ये हुआ कि जब महीनों बाद फसल कम हुई तो मार्केट में शॉर्टेज हो गई जिसकी वजह से प्राइसेस इतने ज्यादा हो गए कि उन्हें कंट्रोल कर पाना मुश्किल था। ऊपर से श्रीलंका में बाकी फैक्टर्स के कारण भी उनके पास डॉलर्स खत्म हो गए थे, इसलिए वो बाहर से भी कुछ इंपोर्ट करके इस शॉर्टेज को कम नहीं कर पाए। आज सिक्किम सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मॉडल है कि किस तरह धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए कोई भी देश, कोई भी राज्य केमिकल फर्टिलाइजर से छुटकारा पा सकता है और पूरी तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग के रास्ते पर चल सकता है। आपको क्या लगता है कि क्या हमें बाकी स्टेट के अंदर भी इसी तरह की पॉलिसीज लाकर ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए? आपकी राय हमें कमेंट्स में लिखना मत भूलिएगा। उम्मीद है आज की वीडियो में आपको काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।